आप सभी का स्वागत है डीएस नर्सिंग क्लासेज पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आने वाले नोट सेट एग्ज़ाम में और सभी नोट सेट में लगभग इन्हीं टॉपिक से पूछा गया है क्वेश्चन। क्योंकि आप सभी को पता है कि नोट सेट में बहुत कम टॉपिक कवर किए जाते हैं और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी कवर किए जाते हैं। वो आज हम उनमें से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक और जितने आने की संभावना है उन सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि CHN के कुछ टॉपिक हुए, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, BMW, ट्राइएज। इन्हीं टॉपिक से नोट सेट बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 100% स्ट्राइक रेट वाला टॉपिक होने वाला है। और यहाँ से नोट सेट में SG, PGI, RRB, CHO इन सभी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which of the following is not involved in 4P of occupational health hazard? Occupational health hazard के 4P में इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है? ऑप्शन ए है पेरियोडिकली एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी है प्री प्लेसमेंट, ऑप्शन सी है प्लानिंग, ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा कंपोनेंट है जो 4P ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड में इन्वॉल्व नहीं है? तो अब हम देखिए 4P है क्या। 4P टू कंट्रोल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। जो ये 4P है वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड को कंट्रोल करने में यूज़ लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं 4P है कौन कौन से। फर्स्ट P से मतलब है प्री प्लेसमेंट। एक फर्स्ट P का मतलब है प्री प्लेसमेंट। इसका मतलब है जब भी रिक्रूटमेंट करते हैं या फिर किसी को, अगर कोई कंपनी है या फिर कोई भी संस्थान है जिसमें हम किसी भी न्यू मेंबर को ऐड करते हैं, किसी स्टाफ को ऐड करते हैं, तो उससे पहले उसका हेल्थ चेकअप करवा ले। अगर उसका पहले से हेल्थ चेकअप होगा, उसमें अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो हमें पहले पता चल जाएगी और हम आगे होने वाले हजार्ड को रोक सकते हैं। तो फर्स्ट P से है प्री प्लेसमेंट। दूसरे P की बात करें तो यहाँ दूसरा P है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड को कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि अगर जो भी वर्कर है उनको PPE किट देना, अगर कोई वेल्डर्स है उनको चश्मा देना, या फिर कोई लोहे का वर्कर है तो उन्हें हाथ में ग्लव्स देना, पैरों में शूज़ देना, ताकि उन्हें कोई भी इंजरी ना हो। तो हम पहले से ही प्रोटेक्शन कर रहे हैं होने वाली इंजरी से। तो दूसरा P हुआ अपना प्रोटेक्शन। तीसरे P की बात करें तो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन से मतलब है मेंटेन पर्सनल हाइजीन। जो भी अपना संस्थान है वहाँ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखे। अगर हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो जो भी वहाँ हजार्ड हो सकता है, इंजरी हो सकती है, कोई भी डिजीज होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं अगर हम हाइजीन रखेंगे। तो पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना होता है। और जो लास्ट P है उसका मतलब है पीरियोडिकल एग्जामिनेशन। पीरियोडिकल एग्जामिनेशन का मतलब है प्रत्येक 1-2 साल में जो भी मेंबर्स है, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जिस किसी भी संस्थान, जो भी संस्थान हो उसका, तो उनका हर 1-2 साल में हेल्थ चेकअप होता रहे। अगर रेगुलर बेसिस पे हेल्थ चेकअप होगा तो हम जो भी कोई हजार्ड कंडीशन है, डिजीज़ कंडीशन है,
जो भी एबनॉर्मलिटी है उसको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड को रोकने में पीरियडिकल एग्जामिनेशन भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो ये 4 पी हमने देखे। चारों ही पी अगर हम इफेक्टिवली यूज़ लेते हैं तो जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं उनको हम पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चारों ही पी आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है प्री प्लेसमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट के टाइम ही हेल्थ चेकअप करवाना। दूसरा पी है प्रोटेक्शन, मतलब जो भी वर्कर है उनको प्रॉपर किट देना। जैसे वेल्डर हुए तो उनको चश्मा प्रोवाइड करना, अगर लोहे का वर्क है तो उन्हें हाथ में ग्लव्स, पैरों में शूज, ये सभी प्रोवाइड कराना। और केमिकल का है सामान तो उनको प्रॉपर ग्लव्स, गाउन, जो भी इम्पोर्टेंट किट है वो प्रोवाइड कराना। तीसरे पी का मतलब है प्रिवेंशन, मतलब जो भी आपका संस्थान है वहाँ पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना। लास्ट पी से है पीरियडिकल एग्जामिनेशन। जो भी आपके इंस्टीट्यूट का स्टाफ है उनका एक स्पेसिफिक पीरियड में उनका एग्जामिनेशन करवाते जाना, जिससे कोई भी अगर डिजीज़ है तो टाइमली डिटेक्ट हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये 4 पी हुए। जो अपना क्वेश्चन था उसको देखते हैं। तो अपना क्वेश्चन था इनमें से कौन सा पी इन्वॉल्व नहीं है 4 पी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन 4 पी ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। ऑप्शन ए है पीरियडिकल एग्जामिनेशन, तो ये इन्वॉल्व होता है, मतलब रेगुलर बेसिस पे हेल्थ चेकअप करवाना। ऑप्शन बी है प्री प्लेसमेंट, इसका मतलब है जब हम स्टाफ का रिक्रूटमेंट करते हैं उसी टाइम पे हेल्थ चेकअप करवाना, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन, मतलब प्रॉपर पीपी किट और किट प्रोवाइड कराना, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है ये प्लानिंग, हम प्लानिंग को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो ये 4 पी में इन्वॉल्व नहीं है प्लानिंग। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी इज़ राइट होने वाला है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो 4 पी में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पहले क्यू का हमने पहले प्रश्न का एक्सप्लेनेशन और आंसर देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मंडे फीवर इज आल्सो नोन एज। मंडे फीवर को क्या बोलते हैं? मंडे फीवर इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए है बेगोसोसिस, ऑप्शन बी है बाइसिनोसिस, ऑप्शन सी है एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन डी है सीओपीडी। तो मंडे फीवर हम बोलते हैं बाइसिनोसिस को, बाइसिनोसिस को हम मंडे फीवर बोलते हैं। इसका मतलब है कॉटन डस्ट से जो भी हजार्ड होते हैं उन्हें हम बाइसिनोसिस कहते हैं। कॉटन डस्ट से होने वाले हजार्ड को बाइसिनोसिस कहा जाता है और इसी को हम मंडे फीवर के नाम से जानते हैं। मंडे फीवर, तो ये आपको ध्यान रखना है, मंडे फीवर किसे बोला जाता है? बाइसिनोसिस। सीओपीडी केमिकल, ये अपना हजार्ड नहीं है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड नहीं है, एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होने वाला डिसऑर्डर है, डिजीज है ये। बेगोसोसिस का मतलब है शुगर डस्ट से होने वाला हजार्ड, और एस्बेस्टोसिस का मतलब है रबर डस्ट से होने वाला हजार्ड। तो ये दोनों ही आंसर नहीं है, ऑप्शन बी इज राइट। मंडे फीवर बाइसिनोसिस को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये भी ध्यान रखना है बाइसिनोसिस किससे होता है, तो वो कॉटन डस्ट से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपीयरेंस ऑफ बर्टन्स लाइन इन लेड पॉइजनिंग।
लेड पॉइजनिंग में जो बर्टोन लाइन पाई जाती है वो किस टाइप की होती है, कैसी दिखाई देती है, उसका अपीयरेंस क्या होता है, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने, ग्रीनिश कोटिंग ऑन गम्स। ऑप्शन बी है ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स। ऑप्शन सी है ब्राउन स्टेन ऑन टीथ। ऑप्शन डी है पेल पिंकिश गम्स। तो इनमें से कौन सा अपीयरेंस होता है बर्टोन लाइन जो कि लीड पॉइजनिंग में देखा जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं लीड पॉइजनिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लीड पॉइजनिंग, लीड पॉइजनिंग के बारे में देखते हैं। लीड पॉइजनिंग, इसको हम पेंटर्स कोलिक भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज पेंटर्स कोलिक, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेंटर्स कोलिक। इसके अलावा इसे बोलते हैं प्लम्बिज्म। लीड पॉइजनिंग को दो नाम से जानते हैं, पेंटर्स कोलिक एंड प्लम्बिज्म। इसके सोर्स की बात करें तो लीड के सोर्स है ओल्ड पेंट, पेट्रोल हो गया, इंक होगी, तो ये इसके सब सोर्स होते हैं। एक बार हम बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं लीड पॉइजनिंग के। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट होता है फेशियल पेलर। फेशियल पेलर ये मोस्ट कॉमन और अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। मोस्ट कॉमन एंड अर्ली पेलनेस होना फेस का लीड पॉइजनिंग का अर्ली और मोस्ट कॉमन सिम्टम है। इसके बाद में हम देखें तो सेकंड है बर्टोनियन लाइन। बर्टोनियन लाइन, बर्टोनियन लाइन कैसी दिखाई देती है, ये अपना क्वेश्चन भी है, तो आपने देखना है बर्टोनियन लाइन के बारे में। बर्टोनियन लाइन की बात करें तो ये होती है ब्लू कलर लाइन ऑन अपर जो, ब्लू कलर लाइन ऑन अपर जो अपर जो के गम्स है उनमें एक लाइन दिखाई देती है जो कि ब्लू कलर की होती है। और होती किस वजह से है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका होने का वजह है डिपोजिशन ऑफ लेड सल्फाइड, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड के डिपॉजिट होने की वजह से ये बर्टोनियन लाइन दिखाई देती है गम्स पे। इसके अलावा एनीमिया भी देखा जाता है इसमें। लेड पॉइजनिंग का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एनीमिया, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे जो मोस्ट कॉमन है और अर्ली है वो है फेशियल पेलर, और जो बर्टोनियन लाइन है वो ब्लू कलर की होती है ऑन अपर जो। और होती किस वजह से है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि लेड सल्फाइड के डिपॉजिट होने की वजह से बर्टोनियन लाइन दिखाई देती है। और एनीमिया भी इसका एक क्लिनिकल फीचर माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आए अगर ऐसा कि मोस्ट कॉमन एनीमिया कौन सा पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया पाया जाता है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया पाया जाता है लेड पॉइजनिंग में। तो यहाँ हमने लेड पॉइजनिंग के फीचर देखे और उनके उसको किस नाम से जानते हैं ये भी हमने यहाँ पे देखा। मोस्ट कॉमन, अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन हेवी मेटल पॉइजनिंग, तो आपको आंसर लेड पॉइजनिंग ही देता है। मोस्ट कॉमन जो हेवी
मेटल पॉइजनिंग होती है वो भी लेड पॉइजनिंग ही होती है। तो अब अपने क्वेश्चन की बात करें। जो अपना क्वेश्चन है कि बर्टोनियन लाइन कैसी अपीयर होती है। ऑप्शन ए है ग्रीनिश कोटिंग ऑन गम्स, तो ग्रीनिश आपने देखा उसमें ग्रीनिश नहीं था। ऑप्शन डी है पेल पिंकिश गम्स, तो ये भी नहीं है, पेशियल पेलर दिखता है। ऑप्शन सी है ब्राउन स्टेन ऑन टीथ, तो टीथ पे तो ये दिखाई नहीं देती है और ना ब्राउन कलर की होती है। ऑप्शन बी है ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स, तो जो बर्टोनियन लाइन होती है वो ब्लूइश पर्पल लाइन होती है और वो अपर जो मतलब गम्स पे दिखाई देती है। और किसकी वजह से, तो डिपोजिशन ऑफ लेड सल्फाइड की डिपोजिशन की वजह से बर्टोनियन लाइन दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो अपना क्वेश्चन था विच डे इज सेलिब्रेटेड एज लेबर डे। लेबर डे कौन से दिन मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 जून, ऑप्शन बी 30 मई, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अपना क्वेश्चन है कि लेबर डे कौन से दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए आने वाले नोट सेट में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भाई बहुत बार जो नॉन नर्सिंग के पार्ट होता है उसमें पूछ लेते हैं, तो आपको दोनों वे में आपको इसको ध्यान रखना है। तो जो लेबर डे होता है वो 1 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। जो ऑप्शन सी होगा वो आपके यहाँ सही होने वाला है। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर दैट में कोज स्टेरिलिटी इन फीमेल्स। कौन सा ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है जो कि फीमेल में स्टेरिलिटी कोज करता है। कौन सा होगा इसमें से। ऑप्शन ए है एनिलीन, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है रेडोन, ऑप्शन डी है निकल। तो अपन बात करें यहाँ स्टेरिलिटी की, तो स्टेरिलिटी ऑप्शन ए है जो अपना एनिलीन वो कोज नहीं करता है। ऑप्शन बी लेड, जो हमने देखा अभी, तो वहाँ भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। ऑप्शन डी निकल भी स्टेरिलिटी कोज नहीं करता है फीमेल्स में, लेकिन जो रेडोन का एक्सपोजर है वो स्टेरिलिटी कोज करता है फीमेल्स में। तो ऑप्शन सी राइट होने वाला है, कोज स्टेरिलिटी। अगर रेडोन का एक्सपोज होता है फीमेल को तो वो स्टेरिलिटी कोज कर सकता है फीमेल्स में। इसका मतलब उसके बाद में फीमेल कोई भी चाइल्ड को जन्म नहीं दे सकती अगर ऐसा देखने को मिलता है रेडोन एक्सपोजर में। रेडोन एक्सपोजर क्योंकि स्टेरिलिटी कोज करता है तो उसके बाद में रिप्रोडक्शन की पावर खत्म हो जाती है फीमेल में, मतलब स्टेरिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन एक्सरे ऑफ एन एडल्ट मेल सजेस्ट। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस दिख रहा है एक्सरे में, तो ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। ऑप्शन है ए है एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन बी है सिड्रोसिस, ऑप्शन सी है एंथ्रेकोसिस, ऑप्शन डी है सिलिकोसिस। तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है इनमें से। ऑप्शन ए एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन बी सिड्रोसिस, ऑप्शन सी एंथ्रेकोसिस, ऑप्शन डी सिलिकोसिस। तो जो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस होता है वो देखने को मिलता है सिलिका डस्ट में, मतलब सिलिकोसिस में। ऑप्शन डी सिलिका डस्ट।
सिलिका डस्ट से होने वाला केमिकल हजार्ड है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड है सिलिकोसिस। इसी में ही एक्सरे में आपको देखने को मिलेगा स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस सिलिकोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है, और जो सिलिकोसिस है वो सिलिका डस्ट से होने वाला एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट हजार्ड्स की अपन बात करें यहाँ, तो सिल्वर डस्ट होता है, सिल्वर डस्ट से दो कंडीशन हो सकती है, एक है एरिजेरिया और एक है एरिजीरोसिस। एरिजेरिया का मतलब है, एरिजेरिया मीन्स है स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, एक तो स्किन पिगमेंटेशन, और एरिजीरोसिस का मतलब है आई पिगमेंटेशन, आंखों में पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये दो कंडीशन दिखने को मिलती है सिल्वर डस्ट की वजह से, एरिजेरिया और एरिजीरोसिस, जो आपको याद रखने हैं। अगर किसी को कॉपर डस्ट से हजार्ड हुआ है तो कॉपर डस्ट से होने वाले कंडीशन को हम बोलते हैं कॉपर डस्ट। कॉपर डस्ट से होता है केसर प्लेसर रिंग इन कॉर्निया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केसर प्लेसर रिंग कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है कॉपर डस्ट से होने वाले हजार्ड में केसर प्लेसर रिंग देखने को मिलती है। तो अपने जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा डी, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस की कंडीशन में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस आता है चेस्ट एक्सरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेगोसिस। बेगोसिस किसकी वजह से होता है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है बेगोसिस की वजह से? ऑप्शन ए है स्मोक, ऑप्शन बी है सिलिका, ऑप्शन सी है शुगर केन, ऑप्शन डी है कोल। अपन बात करें कोल की वजह से होता है एंथ्रेकोसिस होता है कोल की वजह से, कोल डस्ट की वजह से होता है एंथ्रेकोसिस। बात करें सिलिका की वजह से, तो सिलिका की वजह से होता है सिलिकोसिस, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में था, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है शुगर केन, तो ये अपना राइट होने वाला है। शुगर केन की वजह से होता है बेगोसिस। जो बेगोसिस होता है वो शुगर केन की वजह से होता है। और आपसे अगर इसका ऑर्गेनिज्म पूछे कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको नाम ध्यान रखना है थर्मोएक्टिनोमाइसेस सेक्री। थर्मोएक्टिनोमाइसेस सेक्री। ये ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है बेगोसिस की वजह से। बेगोसिस की वजह लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है थर्मोएक्टिनोमाइसेस सेक्री। और ये एक शुगर डस्ट से होने वाली प्रॉब्लम है बेगोसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, शुगर केन डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इन एक्सरे ऑफ एन एडल्ट मेल सजेस्ट। एक एडल्ट मेल का एक्सरे है, उसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिल रहा है,
तो ये कौन सी कंडीशन को सजेस्ट करता है? ऑप्शन ए है बाइसिनोसिस, ऑप्शन बी है एंथ्रेकोसिस, ऑप्शन सी है एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन डी है लेड पॉइजनिंग। तो बाइसिनोसिस की बात करें तो बाइसिनोसिस कॉटन डस्ट से होने वाला हजार्ड है और इसे मंडे फीवर भी बोला जाता है। बात करें एंथ्रेकोसिस की तो अभी पहले देखा कोल्ड डस्ट की वजह से होता है और इसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखाई नहीं देता। बात करें लेड पॉइजनिंग की तो हमने भी पहले देखा था पिछले क्वेश्चन में बर्टोनियन लाइन देखने को मिलती है इसमें, जो कि लेड सल्फाइड के डिपोजिशन की वजह से होती है, ब्लूइश पिंकिश कलर की होती है। अब आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन सी एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस की बात करें एस्बेस्टोसिस तो एस्बेस्टोसिस होता है वो रबर डस्ट से होने वाला एक हजार्ड है और इसमें जब भी चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है। ग्लास अपीयरेंस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एस्बेस्टोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है और पल्मोनरी कैंसर भी इससे एसोसिएट होता है। पल्मोनरी कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं एस्बेस्टो रबर डस्ट की वजह से, जिसे हम एस्बेस्टोसिस कहते हैं। तो जो अपना क्वेश्चन था एक्सरे में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखाई दे रहा है वो कौन सी कंडीशन को सजेस्ट करता है, तो वो करता है एस्बेस्टोसिस को। हमने तीनों ऑप्शन के बारे में देखा, कॉटन डस्ट से बाइसिनोसिस, कोल्ड डस्ट से एंथ्रेकोसिस और एस्बेस्टोसिस होता है वो रबर डस्ट से, और लेड पॉइजनिंग होता है लेड की पॉइजनिंग की वजह से, जो कि एक हेवी मेटल पॉइजनिंग है और इसमें बर्टोनियन लाइन देखने को मिलती है जो कि ब्लूइश पिंकिश कलर की होती है और लेड सल्फाइड के डिपोजिशन की वजह से ये लाइन बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है फार्मर लंग इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ। फार्मर लंग किसके इनहेलेशन की वजह से होने वाली डिजीज है? ऑप्शन ए है आपके पास कॉटन फाइबर्स, ऑप्शन बी है शुगर केन डस्ट, ऑप्शन सी है हेयर डस्ट, ऑप्शन डी है कोल्ड डस्ट। अगर आपने इतनी देर सारे क्वेश्चन ध्यान से देखे तो आप इसमें क्वेश्चन को छांट सकते हो, अपने ऑप्शन को छांट सकते हो। ऑप्शन ए कॉटन फाइबर, तो कॉटन से होने वाली हजार्ड को हम बाइसिनोसिस कहते हैं। ऑप्शन बी है शुगर केन डस्ट, शुगर केन से होने वाली हजार्ड को हम बेगोसिस कहते हैं। ऑप्शन डी है कोल्ड डस्ट, कोल्ड डस्ट को हम एंथ्रेकोसिस कहते हैं। जो अपने पास ऑप्शन सी बचा हुआ है हेयर डस्ट, तो हेयर डस्ट को हम बोलते हैं फार्मर लंग, जो डिजीज होती है उसका कारण होता है हेयर डस्ट। हेयर डस्ट या फिर ग्रेन डस्ट। ग्रेन डस्ट या फिर हेयर डस्ट से होने वाली डिजीज है फार्मर लंग डिजीज। और इसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेक्टिव होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है माइक्रोपोलिस्पोरा फेनाई। माइक्रो पोली स्पोरा फेनाई, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है।
फार्मर लंग के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है? तो वो है माइक्रोपोलीस्पोरा पेनाई। तो अपना यहाँ क्वेश्चन जो था उसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, हेयर डस्ट। फार्मर लंग डिजीज हेयर डस्ट के इनहेलेशन से होती है, या फिर आपके पास अगर ऑप्शन हो ग्रेन डस्ट। दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन बात करें, जो आपका ये क्वेश्चन है अगला, उसकी अपन बात करें तो ऑल आर डिजीज मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विथ लो टेम्परेचर एक्सेप्ट। अगर इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो लो टेम्परेचर की वजह से नहीं होती है? एक्सेप्ट पूछा आपसे। ऑप्शन ए है फ्रॉस्ट बाइट, ऑप्शन बी है ट्रेंच फुट, ऑप्शन सी है प्रिकल्स, ऑप्शन डी है चिल ब्लेंस। तो इनमें से कौन सी कंडीशन लो टेम्परेचर की वजह से नहीं होती है? फ्रॉस्ट बाइट की बात करें तो फ्रॉस्ट बाइट लो टेम्परेचर की होने के कारण ही होती है। ट्रेंच फुट की बात करें तो ट्रेंच फुट भी, बात करें फ्रॉस्ट बाइट की तो फ्रॉस्ट बाइट लो टेम्परेचर की वजह से होती है। लंबे टाइम तक अगर लो टेम्परेचर में अगर कोई आदमी रहता है तो वो वहाँ फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें अपीयरेंस होता है रेड कलर पिट विथ स्वेलिंग। जो फुट फिट है, पैर है, उसका रेड कलर हो जाएगा और वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी। अगला है ट्रेंच पिट। ट्रेंच पिट का मीन्स है, सॉरी हमने जो ये देखा अभी, ये ट्रेंच पिट का देख लिया हमने। फ्रॉस्ट बाइट की बात करें तो फ्रॉस्ट बाइट में होता है पेल कलर एंड हार्ड एक्सट्रीमिटी। जो भी एक्सट्रीमिटी में फ्रॉस्ट बाइट होता है वो एक्सट्रीमिटी हार्ड हो जाती है और पेल कलर हो जाती है उसका। ट्रेंच फुट की बात करें तो ट्रेंच फिट रेड कलर फिट विथ स्वेलिंग। स्वेलिंग के साथ जो फिट का कलर होता है वो रेड हो जाता है। अगली बात करें अपन ऑप्शन डी, चिल ब्लेंस। चिल ब्लेंस भी एक लो टेम्परेचर होने की वजह से होने वाली कंडीशन है और इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है स्मॉल ब्लड वेसल्स का। इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो ये अपने तीन ऑप्शन देखिए जो कि आपके कोल्ड टेम्परेचर की वजह से होते हैं। जो आपके पास एक ऑप्शन बाकी है वो है प्रिकल्स। प्रिकल्स जो है वो कोल्ड आपके कोल्ड टेम्परेचर की वजह से ना होता है, नहीं होकर कोई और कारण से होता है। और बात करें अपन यहाँ कि जो कोल्ड डस्ट, आपसे एक क्वेश्चन और आ सकता है जो भी, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना क्वेश्चन लास्ट है अपना ये आज के सेशन का, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, प्रिकल्स कोल्ड टेम्परेचर से नहीं होता है। बाकी जो तीन ऑप्शन है फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और चिल ब्रेन, ये तीनों ही कोल्ड टेम्परेचर में ज़्यादा लंबे टाइम पर स्टे करने की वजह से होता है। अगर आपसे पूछे कि जो ये कंडीशन है जो कि लो टेम्परेचर की वजह से होती है, इनका प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होता है, तो इन तीनों ही कंडीशन का प्रायोरिटी मैनेजमेंट आपसे पूछे तो आपको हमेशा एक ही ऑप्शन याद रखना है, पेन मैनेजमेंट। इस कंडीशन में पेन मैनेजमेंट ही प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है
कोल्ड टेम्परेचर की होने वाली कंडीशंस में एक बार अगर हम देखें यहाँ टेम्परेचर के हाई और लो होने की वजह से जो कंडीशन होती है, हमने कोल्ड का देखा, एक बार हम हाई टेम्परेचर की वजह से होने वाली कंडीशन भी देखते हैं। अगर लंबे टाइम तक हाई टेम्परेचर में पर्सन रहेगा तो कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इनमें है सबसे पहले बर्न, इसके अलावा है हीट एग्जॉस्ट, इसका मतलब है स्वेटिंग एंड वीकनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा है हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना है हीट क्रैम्प, मतलब मसल में क्रैम्प आ सकते हैं, हीट क्रैम्प। और एक है हाइपर पायरेक्सिया, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है बॉडी का। तो ये हाई टेम्परेचर की वजह से होने वाली कंडीशन है। और हमने जो पहले देखी चिल ब्लेंस, ट्रेंच फुट, फ्रॉस्ट बाइट, ये सभी कोल्ड टेम्परेचर की वजह से होने वाली कंडीशन है। और आपको ध्यान रखना है कोल्ड टेम्परेचर से होने वाली कंडीशन का प्रायोरिटी मैनेजमेंट हमेशा पेन मैनेजमेंट होता है। पेन को मैनेज करना प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है। कुछ और क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किए। वॉइस की बात करें, वॉइस से क्वेश्चन आता है। पहली बात, वॉइस एक्ट कब बना? वॉइस एक्ट आया था 1972 में, 1972 में। इसके बाद में बात करें नॉर्मल वॉइस, नॉर्मल वॉइस की बात करें अपन तो वो होती है 85 डेसिबल से कम। डीबी का मतलब है डेसिबल। और नॉइस की बात करें, हम नॉइस कब बोलते हैं तो ये आपको याद रखना है, अगर वॉइस 85 डेसिबल से ज़्यादा है तो हम उसे वॉइस में कंसिडर करेंगे, वॉइस नहीं नॉइस में कंसिडर करेंगे। जिस भी वॉइस का वॉइस 85 डेसिबल से ज़्यादा होती है हम उसे नॉइस बोलते हैं। और ये एक ऑक्यूपेशनल डीपनेस की कंडीशन होती है। इसके अलावा अपन बात करें, एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, आप इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हजार्ड, हेल्थ हजार्ड इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स में होने वाला मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हजार्ड कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो इसका आंसर होगा कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम। और होता किस वजह से है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये होता है ड्यू टू मीडियन नर्व कंप्रेशन, मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है, ड्यू टू मीडियन नर्व कंप्रेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। कंप्यूटर ऑपरेटर्स में होने वाली मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हजार्ड तो वो होती है कार्पल टनल सिंड्रोम। और होती किस वजह से है तो वो भी आपके सामने है, ड्यू टू मीडियन नर्व कंप्रेशन। तो अपन ने यहाँ बात की इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि था ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जो नॉर्थ का फेवरेट टॉपिक है कम्युनिटी का। तो ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।